हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम स्नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप जानते हो, हमने स्टार्ट किए हुए हैं हमारे बीएससी फिफ्थ सेम के मैथ्स ग्रुप्स एंड रिंग्स एंड सेकंड इज रियल एनालिसिस। सो ग्रुप्स एंड रिंग्स के इस लेक्चर के अंदर आज हम कवर करने वाले हैं पेज नंबर 34 से लेके पेज नंबर 38 तक। 5 पेज आज हम करेंगे। इससे पहले वाले मैं सब करा चुकी हूँ, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप देख सकते हो। आज की पहली थ्योरम है, एवरी यूक्लिडियन रिंग इज अ यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। हर कोई यूक्लिडियन रिंग क्या होती है? यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन होती है। इससे पहले हमने क्या किया था? एवरी प्रिंसिपल आइडियल डोमेन इज अ यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। कल की लास्ट थ्योरम हमें यही की थी। तो देखो यहाँ पे इसने क्या कहा, वो यूक्लिडियन रिंग हमने लेके चलनी है और प्रूव क्या करना है कि वो यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन होगी। देखो ये चीज़ ना हमने चैप्टर नंबर 8 में 12 नंबर पेज पे हमने ये किया था कि एवरी यूक्लिडियन रिंग इज़ अ प्रिंसिपल आइडियल रिंग। प्रिंसिपल आइडियल रिंग वो होती है, यानी और यहाँ पे भी इन्होंने करोलरी में भी दिया हुआ है कि एवरी यूक्लिडियन डोमेन या फिर रिंग एक ही बात है, वो प्रिंसिपल आइडियल डोमेन होता है। यहाँ से हमें क्या पता चला कि यूक्लिडियन रिंग क्या होगी? प्रिंसिपल आइडियल डोमेन होगी। और कल हमने ये थ्योरम क्या की थी कि एवरी प्रिंसिपल आइडियल डोमेन इज यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। तो दिस इंप्लाइज दैट एवरी यूक्लिडियन रिंग इज अ यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। यानी पिछले चैप्टर की वो वाली थ्योरम जिसमें हमने इसको प्रूव किया था कि एवरी यूक्लिडियन रिंग इज अ प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, काफ़ी अच्छे से हम कर चुके हैं उस चीज़ को। पिछला चैप्टर देखना, वो थ्योरम आपको करनी है और फिर उसके बाद ये वाली थ्योरम करनी है। फिर अपने आप ये प्रूव हो जाएगा कि एवरी यूक्लिडियन रिंग इज अ यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन आती है प्रिमिटिव पॉलिनोमियल की। प्रिमिटिव पॉलिनोमियल देखो कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ सिंपल सी बात है, आर अगर कोई यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन है और कोई नॉन ज़ीरो पॉलिनोमियल हमने डिफाइन कर दिया आर एक्स के अंदर, यानी वैसे तो हम आर रिंग लेते थे और उसकी हेल्प से पॉलिनोमियल की रिंग बनाते थे। यहाँ पे हम उसको यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन ले रहे हैं और उस यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन से ही आएंगे ये सारे कोफिशिएंट। बस इतनी सी बात है। वहाँ हम रिंग से रिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स बनाते थे, यहाँ यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन से हम रिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स बना रहे हैं। वहाँ पे जब बनती थी इसका मतलब वो सारे कोफिशिएंट उस रिंग से होते थे, यहाँ पे सारे कोफिशिएंट्स इस यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन से होंगे। अब ये पॉलिनोमियल प्रिमिटिव पॉलिनोमियल कब होगा? अगर इसके कोफिशिएंट्स की जीसीडी एक यूनिट है। यूनिट मतलब एक ऐसा एलिमेंट जिसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, और इंटीजर्स के केस में दो ही यूनिट हैं, एक तो 1 और एक -1। यानी इंटीजर्स की अगर आप बात करो तो उसकी जीसीडी जो है या तो 1 या -1 हो तो वो प्रिमिटिव पॉलिनोमियल है। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, देखो यहाँ समझ भी सकते हो आप। 2x² + 5x - 7 प्रिमिटिव है। क्यों? क्योंकि इसके जो कोफिशिएंट्स हैं कौन कौन से हैं? 2 है, 5 है और -7 है। इनकी जीसीडी क्या है? 1। और 1 क्या है? एक यूनिट है। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ पे इसके कोफिशिएंट्स की जीसीडी क्या है? 2, लेकिन 2 तो एक यूनिट नहीं है, तो इसका मतलब gx प्रिमिटिव नहीं है और fx प्रिमिटिव है। सिमिलरली इसकी बात कर लो, x² + 2x + 3, यहाँ पे इनकी जीसीडी 1 है, तो ये तो क्या हो जाएगा? प्रिमिटिव हो जाएगा। ठीक है ना, इस टाइप से ही है। अब हम बात करते हैं इरेड्यूसिबल की। इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? लेट आर क्या है? कोई इंटीग्रल डोमेन है विद यूनिटी। तो कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो या 1 से बड़ी हो, वो इरेड्यूसिबल कब होगा? अगर आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते एज द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स ऑफ पॉजिटिव डिग्री। देखो एक अच्छा सा एग्जांपल इन्होंने ऊपर दिया हुआ है। ये वाला पॉलिनोमियल आपने उठा लिया, आप इसको x + 3 × x + 2 लिख सकते हो ना। यानी इसको आप पॉजिटिव डिग्री के दो पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख पा रहे हो, तो ये इररिड्यूसिबल नहीं है, रिड्यूसिबल है। लेकिन x² + 5x + 7, इसको तो आप किसी वे से इस टाइप से लिख ही नहीं सकते, इसलिए ये इररिड्यूसिबल है, यानी रिड्यूसिबल नहीं है, इररिड्यूसिबल है। यानी अगर आप उसको fx को अगर लिख भी पाओ तो उनमें से किसी एक की डिग्री तो 0 होनी ही होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये है x² + 5x + 7, इसको आप ये भी तो लिख सकते हो 1 × x² + 5x + 7। तो जो 1 है वो जो पॉलिनोमियल है वो उसको क्या लिख सकते हो? x⁻0, तो उसका डिग्री क्या है? 0। यानी या तो आप लिख ही नहीं सकते, और अगर लिख पा रहे हो तो उनमें से एक की डिग्री 0 होनी चाहिए, यानी सीधा सीधा सा मतलब है वो एक कांस्टेंट होना चाहिए।
क्योंकि कांस्टेंट की ही तो डिग्री 1 होती है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की। ठीक है, इस टाइप से लिख पा रहे हो तो वो क्या है, रिड्यूसिबल है। इस टाइप से नहीं लिख पा रहे हो तो वो क्या है, इरिड्यूसिबल है। और लिख पा रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा कोफिशिएंट जो वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल ही हो सकता है, या फिर 1 हो सकता है। कोई अच्छी सी एक या एक से ज़्यादा डिग्री का पॉलिनोमियल नहीं होगा इरिड्यूसिबल के केस में। अब जैसे जैसे एग्जाम्पल्स वगैरह आएंगे ना, हमें अच्छे से सब समझ आता जाएगा। यहाँ तक हमने कर लिया है। अब ये वाली थ्योरम देखो, आर अगर इंटीग्रल डोमेन विद यूनिटी है, अगर एफ ऑफ एक्स एक नॉन जीरो पोलिनोमियल है इसका, इस जैसे आर इंटीग्रल डोमेन विद यूनिट था, उसकी हेल्प से हमने रिंग ऑफ पोलिनोमियल्स बनाया और एफ एक्स हमने उसका कोई नॉन जीरो पोलिनोमियल उठा लिया। तो जो एफ एक्स है इज इक्वल टू सी एफ वन ऑफ एक्स, जहाँ पे एफ वन क्या होगा, एक प्रिमिटिव होगा। ये सी एफ क्या होता है, हमने यहाँ किया था ना, क्या है सी एफ, यानी कोई भी पॉलिनोमियल है उसके कोफिशिएंट्स की जीसीडी, उसको हम डिनोट करते हैं सी एफ से। तो जैसे हाँ, ये एग्जांपल है, आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगा। ये पॉलिनोमियल था, इसको आप 2 कॉमन ले, ये वाला जो पॉलिनोमियल था इसको 2 कॉमन लेके एक्स स्क्वायर प्लस 2x+3 लिख सकते हो ना, और इसको g1x का नाम दे सकते हो। तो अब gx को 2 इंटू g1x की फॉर्म में लिख पाए। g1x क्या है, वहाँ पे प्रिमिटिव है, यानी नॉन प्रिमिटिव को आप प्रिमिटिव के किसी मल्टीपल के फॉर्म में कब लिख सकते हो, अगर वो आर इंटीग्रल डोमेन विद यूनिटी हो जाए तो। देखो इसको प्रूव करते हैं। एफ एक्स आपने कोई पॉलिनोमियल उठा लिया और सी एफ क्या है, उसके कोफिशिएंट्स की जीसीडी, वो हमने डी मान ली। अब वो जीसीडी है यानी वो हर किसी कोफिशिएंट को डिवाइड करेगा, यानी हर किसी ए आई को आप उस डी के मल्टीपल की फॉर्म में लिख सकते हो, यानी ए नॉट डी इंटू यू नॉट होगा, ए वन डी इंटू यू वन होगा, ए टू डी इंटू यू टू होगा, एंड सो ऑन। तो इनकी वैल्यू रख लो, एफ एफ एक्स इज इक्वल टू डी यू नॉट प्लस डी यू वन एक्स प्लस डी यू टू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन डी यू एन एक्स एन। फिर अपने डी कॉमन लिया, अंदर सिर्फ ये बच गया, और ये क्या है, एफ वन एक्स, दूसरा पॉलिनोमियल है कोई, इसको हमने एफ वन एक्स का नाम दे दिया। अब एफ वन एक्स क्या है, एक पॉलिनोमियल है, तो इसके कोफिशिएंट्स की भी कुछ ना कुछ जीसीडी होगी, हमने उसको डी वन मान लिया। अब ये जीसीडी है, इसका मतलब डी वन किसको डिवाइड करता है, सबको डिवाइड करता है, सब यू आईज को। अब हमने क्या कर दिया, जब डी वन यू आई को डिवाइड करता है तो इसको भी डी से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी डी से मल्टीप्लाई कर दो, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी इसको डिवाइड करेगा। और डी यू आई क्या है, ए आई, यानी डी वन डी ए आई को डिवाइड करता है फॉर ऑल आई, हर किसी आई के लिए। तो इसका मतलब देखो, सारे के सारे ए आईज को अगर वो डिवाइड करता है, और डी क्या है, इन सबको डिवाइड करने वाला ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है, तो इसका मतलब डी ग्रेटेस्ट है, यानी ये वाली चीज़ छोटी होगी। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर की सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर डी है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, यानी डी सारे ए आईज को क्या करता है, डिवाइड करता है, और कोई और आपको ऐसा नंबर मिल जाए जो सारे ए आईज को डिवाइड करता है, तो डी जो है उन सब में से बड़ा होगा, यानी डी वन डी डिवाइड करेगा डी को। अब डी से डी कैंसिल हो जाएगा, यानी डी वन वन को डिवाइड करता है, यानी डी वन क्या है, एक यूनिट है। देखो डी वन एक यूनिट है, और डी वन था क्या, इन सबके कोफिशिएंट्स की जीसीडी, यानी ये क्या है, एक यूनिट है, और जिसके कोफिशिएंट्स की जीसीडी क्या हो जाए, यूनिट हो जाए, वो हमारा क्या होता है, प्रिमिटिव पॉलिनोमियल। यानी कोई भी पॉलिनोमियल हमने आर्बिट्ररी पॉलिनोमियल लिया था, उसको आप क्या लिख पाए, यहाँ पे उसकी उसी के कोफिशिएंट्स की जीसीडी इंटू में एफ वन एक्स, जहाँ पे एफ वन एक्स क्या मिल गया हमें, प्रिमिटिव पॉलिनोमियल। कर दिया ना हमने प्रूफ। नेक्स्ट देखो, जो इसकी करोलरी है कि जो डिकम्पोजिशन है ना एफ ऑफ एक्स का, एज एफ एक्स इज इक्वल टू सी एफ एफ वन एक्स, जहाँ पे एफ वन एक्स प्रिमिटिव है, इज यूनिक, यूनिक है अपार्ट फ्रॉम द डिस्टिंक्शन बिटवीन द एसोसिएट्स। यानी कहने का मतलब यह है, ऐसे आप यूनिक वे से आप इस टाइप से लिख सकते हो, लेकिन जैसे हम करते थे एसोसिएट्स कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ला सकते हैं। जैसे हमने यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन में भी यही किया था ना, कि आप उसको इरिड्यूसिबल एलिमेंट्स की फाइनाइट प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख तो सकते हो, लेकिन कई बार दो अलग अलग रिप्रेजेंटेशंस आ जाती हैं, फैक्टराइजेशंस। वो कब आती हैं, अगर हर कोई पीआई किसी ना किसी क्यूजे का एसोसिएट हो, तो ये एसोसिएट्स तो कहीं ना कहीं थोड़ी से पंगा क्रिएट कर सकते हैं। वैसे ही यूनिक होती है ये जो हम लिखते हैं इस टाइप से। देखो उसको प्रूव करते हैं। इफ़ पॉसिबल, हम मान लेते हैं इसकी कोई अदर डिकम्पोजिशन है,
यानी एफ एक्स को आप सी एफ इंटू एफ वन एक्स तो लिख ही सकते हो, मान लो आप उसको सी डैश एफ इंटू एफ टू एक्स भी लिख सकते हो। तो ये भी एफ एक्स के इक्वल है और ये भी एफ एक्स के इक्वल है, तो सी एफ वन एक्स इज इक्वल टू सी डैश एफ टू एक्स। अब एफ वन और एफ टू एक्स दोनों प्रिमिटिव हैं, तो इसका मतलब सी एफ और सी डैश एफ आर ऑब्वियसली कंटेंट्स ऑफ द पोलिनोमियल्स ऑन द राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड ऑफ वन। देखो कंटेंट यही था, जो इन सारे कोफिशिएंट्स की जो जीसीडी है ना, जो सी एफ होता है, इसको आप कंटेंट बोलते हो उस पोलिनोमियल का। तो इसने यहाँ पे वही कहने की कोशिश की है कि ये दोनों प्रिमिटिव हैं, तो इसका मतलब जो सी एफ है और सी डैश एफ है ये क्या होंगे, कंटेंट्स होंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ऑफ वन में। बट जो कंटेंट है वो यूनिक होता है अप टू एसोसिएट्स, यानी जो कोई पोलिनोमियल है उसके जो कोफिशिएंट्स हैं उनकी जीसीडी ऑब्वियसली एक ही होगी ना, यूनिक होगी अप टू एसोसिएट्स। एसोसिएट्स का मतलब क्या है कि एसोसिएट्स के केस में यूनिक ना रहे, यानी एसोसिएट्स अगर एग्जिस्ट कर जाए तो हम ज़रूरी नहीं है कि वो यूनिक होगी, लेकिन एसोसिएट्स उसके अगर नहीं है, वो अकेला ही है तो यूनिक होगी, लेकिन इसके लिए तो एग्जिस्ट कर गए दो, तो इसका मतलब ये दोनों क्या है, एसोसिएट्स हैं। यानी वैसे तो कंटेंट किसी पोलिनोमियल का यूनिक होता है, लेकिन दो कब एग्जिस्ट कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ तब जब वो एसोसिएट्स हों, यानी ये दो एसोसिएट्स हैं। यानी आप इसको इसके मल्टीपल की फॉर्म में लिख सकते हो, जहाँ पे ये जो तीसरा आया ये यूनिट होगा, यानी सी डैश एफ इंटू यू एफ वन एक्स इज इक्वल टू सी एफ एफ वन एक्स। हमने सिर्फ यहाँ पे क्या किया है, मल्टीप्लाई कर दिया है एफ वन एक्स से, इसको एफ वन एक्स से मल्टीप्लाई किया और इसको भी एफ वन एक्स से मल्टीप्लाई किया, लेकिन सी वन एफ वन एक्स इज इक्वल टू सी डैश एफ टू एक्स के इक्वल हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1 से, इससे ये इसके इक्वल हो गया। अब देख लो सी डैश एफ इसमें भी है इसमें भी है, काट दो तो क्या बचेगा, यू एफ वन एक्स इज इक्वल टू एफ टू एक्स। यानी ये भी क्या हो गई, एसोसिएट्स हो गए। यानी इसको आप इस टाइप से लिख सकते हो, जहाँ पे जो तीसरा है वो यूनिट है, तो एफ वन और एफ टू भी क्या हो गई, एसोसिएट्स हो गए। यानी ये जो डिकम्पोजिशन है उनको अलग अलग लेके चले, लेकिन एफ वन और एफ टू ये हमारे एसोसिएट्स ही आ गए। तो वही कहा इसने, वैसे तो ये डिकम्पोजिशन यूनिक होगी, लेकिन अगर दो पोलिनोमियल, दो प्रिमिटिव पोलिनोमियल आपको मिल रहे हैं तो ऑब्वियसली वो क्या होंगे, एसोसिएट्स ही होंगे। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि जो सी एफ और सी डैश एफ है वो भी एसोसिएट्स होंगे, क्योंकि कंटेंट भी यूनिक ही होता है, लेकिन अगर दो एग्जिस्ट कर रही हैं तो दोनों के दोनों एसोसिएट्स ही होंगे, वो वाली चीज़ है। नेक्स्ट देखो, आर कोई यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन है, तो प्रोडक्ट दो प्रिमिटिव पोलिनोमियल्स की इज अगेन अ प्रिमिटिव पोलिनोमियल। देखो ये तो बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, दो प्रिमिटिव पोलिनोमियल है तो उनकी प्रोडक्ट भी प्रिमिटिव पोलिनोमियल ही होगी। उसके लिए पहले दो मान लो, एफ एक्स मान लिया, जी एक्स मान लिया, दो प्रिमिटिव पोलिनोमियल्स आपने मान लिए। अब ऑब्वियसली ये नॉन जीरो होंगे तो उनकी प्रोडक्ट भी क्या होगी, नॉन जीरो होगी, और हर कोई जो कोफिशिएंट है वो क्या है, ए आई की बी जे के साथ मल्टीप्लाई है, जहाँ पे आई प्लस जे इज इक्वल टू के। ये क्या है, पोलिनोमियल्स की मल्टीप्लाई करना मैंने आपको सिखाया था ना, वही चीज़ है कि ये इनमें कोफिशिएंट है ए आईज, इसमें बी आईज, तो इसमें सी आईज आएंगे, जहाँ पे सारे सी आईज क्या होते हैं, समेशन ऑफ ए आई बी जे होते हैं, आई प्लस जे के इक्वल होता है, वैसे भी याद रख सकते हो आप। तो अब देखो लेट करके चलो, जो इनकी प्रोडक्ट है ना, जो एफ एक्स और जी एक्स की प्रोडक्ट है, उनके जो कोफिशिएंट्स की जीसीडी है ना वो डी है। ये हमने क्यों किया, क्योंकि हमने ये प्रूव करना है कि जो वो आर एक्स जो प्रोडक्ट है ना उनकी, वो प्रिमिटिव पोलिनोमियल है, और प्रिमिटिव पोलिनोमियल की कंडीशन क्या होती है कि उनके कोफिशिएंट्स की जीसीडी किसी यूनिट के बराबर हो, तो इसलिए हमने उसको डी का नाम दे दिया। तो डी को हम क्या प्रूव कर देंगे, अब यूनिट प्रूव कर देंगे, वी शैल शो दैट डी इज अ यूनिट। अब मान लो डी नॉन यूनिट है, अगर डी नॉन यूनिट है तो इसका मतलब देयर एग्जिस्ट इररिड्यूसिबल एलिमेंट पी सच दैट पी जो है वो डी को डिवाइड करेगा। जब डी यूनिट नहीं है और वो क्या है, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन है, तो यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन क्या कहता है हमें, तो कि आप उस डी को क्या कर सकते हो, फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ इररिड्यूसिबल एलिमेंट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। यानी डी को आप क्या लिख सकते हो, पी वन इंटू पी टू इंटू पी एन, सारे के सारे मैंने एक कोफिशिएंट अलग मान लिया पी, तो ये सारे के सारे क्या होंगे, इररिड्यूसिबल होंगे। अब जब डी को हम इन सबकी मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख रहे हो तो इसका मतलब हर कोई डी को डिवाइड करेगा, ये तो वही चीज़ हो गई, जैसे आप 6 है, 6 को 1 इंटू 2 इंटू 3 लिख रहे हो, तो 1 भी 6 को डिवाइड करता है, 2 भी 6 को डिवाइड करता है, और 3 भी हमारा 6 को डिवाइड करता है। यानी पी भी किसको डिवाइड करेगा, डी को, जहाँ पी क्या है, इररिड्यूसिबल एलिमेंट है। तो थोड़ा सा इन्होंने डायरेक्ट लिख दिया है, यानी इररिड्यूसिबल एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा कि पी जो है वो डी को डिवाइड करेगा।
अब डी क्या है, इन सब की जीसीडी है, और डी इन सबको डिवाइड करती है। पी डी को डिवाइड करता है और डी इन सबको डिवाइड करता है। इसका मतलब क्या है कि पी हर किसी सी को सी के को डिवाइड करेगा, करेगा ना। अब ऑल्सो एफ क्या है, प्रिमिटिव है, तो ये जो कोफिशिएंट्स थे, एफ एक्स के जो कोफिशिएंट्स थे, उनकी जीसीडी एक यूनिट होगी। दिस implies P does not divide all AI and P does not divide all BJ। इसका कहने का मतलब क्या है, P जो है वो हर किसी CK को डिवाइड करता है, और CK क्या है, AIs और BJs की मल्टीप्लिकेशन है। अब F भी प्रिमिटिव है और G भी प्रिमिटिव है, यानी ये इन जो कोफिशिएंट्स हैं, जो इनकी जीसीडी आएगी वो एक यूनिट आएगी। और सिमिलरली जो B0, B1, B2 है, उन सब की कोफिशिएंट्स की जीसीडी भी यूनिट आएगी। तो इसका मतलब अब यूनिट एलिमेंट्स हैं, यूनिट एलिमेंट्स ये सब एआईज को तो डिवाइड कर ही नहीं सकता ना। ऐसे ही ये सारे बीआईज को डिवाइड नहीं, बीजेज को डिवाइड नहीं कर सकता। अब देखो ए आर हमने फर्स्ट कोफिशिएंट मान लिया एफ एक्स का, जो पी से डिविजिबल नहीं है। देखो हम ये नहीं कह रहे वो किसी को भी डिवाइड नहीं कर रहा, लेकिन वो सबको डिवाइड नहीं करेगा, क्योंकि जब इनकी जीसीडी एक यूनिट आ रही है, यानी कोई ना कोई तो कई एलिमेंट ऐसे होंगे जिनको ये डिवाइड नहीं करेगा। एक ए आर आपने मान लिया, पहला ऐसा कोफिशिएंट जो पी से डिविजिबल नहीं है, यानी P डिवाइड्स ए आई जब तक आई आर से कम रहता है। ए आर ऐसा फर्स्ट ऐसा कोफिशिएंट है जो P से डिवाइड नहीं हो रहा है। आर से छोटे वाले सारे आई के लिए ए आईज P से डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन ए आर P से डिवाइड नहीं हो रहा है। सिमिलरली बी एस ऐसा स्मॉलेस्ट कोफिशिएंट है जी एक्स का, जो P से डिविजिबल नहीं है, और यानी जब तक ये जे एस से कम है तब तक तो वो डिविजिबल हैं, लेकिन बी एस के आते ही P उससे डिवाइड नहीं कर रहा। अब जो कोफिशिएंट है आर प्लस एस का, वो क्या है, देखो हमें यहाँ पे क्या मिला, ए आर मिला, यहाँ पे हमें बी एस मिला, यानी ये क्या है, एक्स की पावर आर का कोफिशिएंट आ गया, ये क्या है, एक्स की पावर एक्स का कोफिशिएंट आ गया। तो एफ एक्स इंटू जी एक्स में यहाँ पे इसकी और इसकी जब मल्टीप्लाई होगी, यानी ए आर इंटू बी एस, वो किसका कोफिशिएंट बन जाएगा फिर वहाँ पे, एक्स की पावर आर प्लस एस का। तो हमें इंटरेस्ट क्या है, एक्स की पावर आर प्लस एस के कोफिशिएंट निकालने में इंटरेस्ट है। देखो जो आर प्लस एस कोफिशिएंट बनेगा वो क्या बनेगा, ए नॉट बी आर प्लस एक्स एंड सो ऑन, ए आर माइनस वन बी एस प्लस वन एंड सो ऑन। यानी वो कोफिशिएंट इनके अंदर आएंगे सच दैट इसको और इसको ऐड करो ना, वो आर प्लस एस के इक्वल आ जाए। जैसे यहाँ पे भी आर प्लस एस आएगा, इनको ऐड करोगे आर प्लस एस आएगा, इनको ऐड करोगे आर प्लस एस आएगा एंड सो ऑन। यानी इसका कोफिशिएंट क्या है, ऐसे सारे मल्टीप्लिकेशंस जिनको ये जो इनके ये वाले हैं ना, इनको ऐड करोगे तो क्या आ जाए, आर प्लस एस आ जाए, वो कोफिशिएंट के अंदर इंक्लूड होंगे। अब बाय आर चॉइस P डिवाइड्स ए नॉट, P डिवाइड्स ए वन एंड सो ऑन, P डिवाइड्स आर माइनस वन, क्योंकि ए आर को डिवाइड नहीं करता था, उससे पहले वाले तो सबको डिवाइड करता है। अब इसका मतलब P डिवाइड करता है ए नॉट बी आर प्लस एस को, क्यों, क्योंकि इसमें ए नॉट वाली टर्म आ गई, एंड सो ऑन ए आर माइनस वन बी एस प्लस वन, क्योंकि इसमें ए आर माइनस वन वाली टर्म आ गई, एंड सो ऑन। ठीक है, ये इनको डिवाइड क्यों करेगा, क्योंकि ये इन सबको डिवाइड करता है, तो इन सब टर्म्स में तो यही तो है, तो इसका मतलब P इनको डिवाइड करेगा। सिमिलरली P इन सबको डिवाइड करता है तो इन सबको भी डिवाइड करेगा। रीज़न क्या है, क्योंकि इनके अंदर ये इंक्लूडेड है ये टर्म्स जो हमें कहा था कि वो डिवाइड करेगा उसको, है ना, बी नॉट से लेके फिर B1 आएगा एंड सो ऑन बी एस माइनस वन। इस वजह से इस चीज़ को ना आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाना पड़ेगा। 2 जो है वो 4 को भी डिवाइड करता है, 6 को भी करता है और 8 को भी करता है। तो अगर मैं इनको सम की फॉर्म में लिख दूं, यानी 4 की मल्टीप्लाई 1 से प्लस 6 की मल्टीप्लाई 1 से प्लस 8 की मल्टीप्लाई 1 से, ये 18 हो जाएगा, यानी 2 18 को भी डिवाइड करेगा। वही चीज़ है, यहाँ पे कोई और कर लो, यहाँ 2 कर दो तो यहाँ 8 हो गया, 8 हो गया तो यहाँ पे क्या होगा 22, ये 22 को भी डिवाइड करेगा। यानी जब इनको करता है तो इस टाइप की चीज़ को भी तो डिवाइड करेगा ना, तो इसी वजह से इन्होंने इस चीज़ को लिखा है। अब देखो इस चीज़ को ध्यान से समझना, जो P है वो इन सबको डिवाइड कर गया, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की सारे टर्म्स को डिवाइड कर गया, और P यहाँ से लेके यहाँ तक यानी इस ब्रैकेट वाले टर्म को भी डिवाइड कर गया। लेकिन P ना AR को डिवाइड करता ना BS को डिवाइड करता, तो क्या इनकी मल्टीप्लिकेशन को डिवाइड करेगा, नहीं करेगा, यानी वो x की पावर r प्लस एस के कोफिशिएंट को डिवाइड नहीं करता। तो इसका मतलब फॉर एनी इरेड्यूसिबल P यहाँ एफ एक्स जी एक्स का कोई कोफिशिएंट ऐसा ज़रूर है जो P से डिविजिबल नहीं है। वही तो किया हमने, P को इरेड्यूसिबल एलिमेंट लिया था और उसके लिए एफ एक्स जी एक्स में एक पावर कोफिशिएंट ऐसा आ गया, R प्लस एस कोई भी आ सकता है,
जो कि डिविजिबल नहीं है पी से। लेकिन ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई है, ऑब्वियसली कॉन्ट्राडिक्शन आई ना, क्योंकि देखो आर यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन था और उसकी हेल्प से ही हमने रिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स बनाया था। यानी इसमें जो कोफिशिएंट्स आएंगे ना, सारे के सारे उस यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन से आएंगे। और यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन से आए हैं, इसका मतलब उसके सारे कोफिशिएंट्स को आप इरेड्यूसिबल एलिमेंट्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हो। यानी इरेड्यूसिबल एलिमेंट्स तो उसके हर कोफिशिएंट को डिवाइड करेंगे। और आप कह रहे हो पी एक इरेड्यूसिबल एलिमेंट है, लेकिन एक कोफिशिएंट ऐसा है जिसको वो डिवाइड नहीं करता, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है। तो इसका मतलब कब आई, जब हमने ये माना कि ये नॉन यूनिट है। इसका मतलब ये यूनिट है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, प्रिमिटिव हो गया। इसकी करोलरी क्या कहती है, आर अगर कोई यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन है और ये इसके दो पॉलिनोमियल हैं, तो जो एफ जी का कंटेंट है, यानी इसके कोफिशिएंट्स का जीसीडी है, वो इसके कोफिशिएंट की जीसीडी और इसके कोफिशिएंट की जीसीडी के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। इसके कोफिशिएंट की जीसीडी आपने डी1 मान ली, इसके कोफिशिएंट्स की जीसीडी आपने डी2 मान ली। तो इसका मतलब क्या है, एफ एक्स को आप लिख सकते हो डी1 इंटू एफ वन एक्स। यानी डी1 इज इक्वल, जहाँ पे डी1 जो है वो क्या है, कंटेंट है एफ का, यानी इसके कोफिशिएंट्स की जीसीडी है। यही तो हमने पीछे कहा था ना कि कोई भी पोलिनोमियल है उसको उसी पोलिनोमियल के कंटेंट यानी उसके कोफिशिएंट्स की जीसीडी इनटू सम पी एफ वन एक्स आप हमेशा लिख सकते हो, अगर ये क्या हो जाता है, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। अब देखो, और ये चीज़ भी ध्यान रखना, इस टाइप से लिख भी सकते हो, और जहाँ पे एफ वन एक्स क्या होगा, प्रिमिटिव पोलिनोमियल होगा। तो उसी टाइप से अब जी एक्स के लिए लिख सकते हो जी डी2 है, डी2 जी वन एक्स, जहाँ पे डी2 क्या कंटेंट है जी का। अब प्रोडक्ट की बात करो, प्रोडक्ट में ये चीज़ आ जाएंगी। अब एफ वन एक्स और जी वन एक्स दोनों प्रिमिटिव पॉलिनोमियल है, तो उनका प्रोडक्ट भी एक प्रिमिटिव पॉलिनोमियल हो गया। और जो कंटेंट है एफ वन जी वन का, वो क्या हो गया, 1 के इक्वल हो गया। ओब्वियसली उनका कंटेंट जो है वो 1 के इक्वल हो गया। 1 के इक्वल ही हुआ ना, क्योंकि 1 एक यूनिट है। प्रिमिटिव पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होती है कि उनके जो कोफिशिएंट्स की जीसीडी यूनिट आए, तो 1 एक यूनिट है, तो उनके कोफिशिएंट्स की जो जीसीडी है वो 1 आएगी। तो इसका मतलब एफ जी इज इक्वल टू, एफ जी को आप क्या लिख पाए, कहाँ गया, हाँ, एफ जी के जो कोफिशिएंट है वो क्या है, कंटेंट है, वो क्या है, डी1 डी2 है। जो एफ जी है उसका कंटेंट, उसके कोफिशिएंट कौन है, डी1 डी2 है। और डी1 क्या है, सी ऑफ एफ है, और डी2 क्या है हमारा, सी ऑफ जी है। इस टाइप से आप प्रूव कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, इस चीज़ को ध्यान रखना, इसको नाम बोला जाता है गॉस लेमा, जहाँ पे कहता नहीं, अगर ये यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन है तो दो प्रिमिटिव पोलिनोमियल्स की प्रोडक्ट भी एक प्रिमिटिव पोलिनोमियल होती है, इसको गॉस लेमा बोला जाता है। तो नेक्स्ट है कन्वर्स ऑफ गॉस लेमा, यानी अगर प्रोडक्ट प्रिमिटिव है तो वो दोनों भी प्रिमिटिव होंगे, ये उसका कन्वर्स है। देखो, प्रोडक्ट अगर प्रिमिटिव है तो इसका मतलब उसके कोफिशिएंट्स की जीसीडी यूनिट होगी, यानी सी एफ जी इज ए यूनिट। अब यूनिट है, इसका मतलब उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है, यानी उसके लिए कोई आर मिल जाएगा, उसकी और उसकी प्रोडक्ट बना जाएगी। अब सी एफ जी को आप क्या लिख सकते हो, सी एफ इंटू सी जी, सी एफ सी जी आर इज इक्वल टू 1। सी एफ को अलग रख लो, सी जी इंटू आर इज इक्वल टू 1। यानी सी एफ ही किसी के साथ मल्टीप्लाई करने पे 1 आंसर आ रहा है, तो सी एफ भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका एग्जिस्ट कर गया, यानी सी एफ क्या बन गया, एक यूनिट बन गया। यानी एफ जिसका जो कंटेंट है, यानी जिसके कोफिशिएंट्स की जीसीडी यूनिट है, तो वो कैसा, प्रिमिटिव पॉलिनोमियल है। सिमिलरली आप क्या करो, सी जी को कॉमन ले लो, यहाँ रहने दो सी एफ इंटू आर, तो हम क्या कहेंगे, सी जी इज ए यूनिट, यानी जी क्या है, एक प्रिमिटिव पॉलिनोमियल है। यानी प्रोडक्ट प्रिमिटिव है तो दोनों ही जो पॉलिनोमियल्स हैं वो प्रिमिटिव होंगे, ठीक है। आज के लेक्चर की लास्ट सर्व करते हैं। आर अगर इंटीग्रल डोमेन विद यूनिटी है तो जो यूनिट्स है ना आर की और आर एक्स की, वो सेम होंगे। यानी इसके ऐसे एलिमेंट जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है और इसके एलिमेंट जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है वो सेम होंगे, आर अगर एक इंटीग्रल डोमेन विद यूनिटी है तो। अब इसके लिए हम क्या प्रूव करेंगे, हम एक यूनिट आर की उठा लेंगे, उसको प्रूव कर देंगे वो आर एक्स की भी यूनिट होगी। फिर हम आर एक्स की एक यूनिट उठा लेंगे, फिर प्रूव कर देंगे कि वो आर की भी यूनिट होगी। तो आपने ए नॉट आर की कोई यूनिट उठा ली, यानी उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, कोई बी नॉट एग्जिस्ट करेगा कि उसकी मल्टीप्लाई 1 के इक्वल हो जाएगी। अब एफ एक्स आपने मान लिया ए नॉट के इक्वल और जी एक्स आपने मान लिया बी नॉट के इक्वल, बाकी तो जीरो ही है ना कोफिशिएंट्स इसके, तो इनकी प्रोडक्ट क्या होगी, ऑब्वियसली 1 होगी, क्योंकि देखो ए नॉट इंटू बी नॉट बचेगा, बाकी सब जीरो हो जाएगा, और ए नॉट इंटू बी नॉट 1 है, तो इनकी प्रोडक्ट आई 1।
यानी एफ एक्स इंटू जी एक्स 1 के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब एफ एक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, यानी एफ एक्स क्या है, एक यूनिट है आर एक्स के अंदर भी। और एफ एक्स था किसके इक्वल, ए नॉट के, यानी ए नॉट आर के अंदर यूनिट है तो आर एक्स के अंदर भी यूनिट होगा। अब कोई एफ एक्स ले लो आर एक्स के अंदर, वो यूनिट है हमारे आर एक्स के अंदर, तो डेफिनेशन क्या कहती है, यही ना कि एफ एक्स और जी एक्स की मल्टीप्लाई किसकी इक्वल हो जाएगी, 1 के। इसका मतलब इसकी जो डिग्री है वो डिग्री ऑफ 1 के इक्वल है, लेकिन 1 की डिग्री तो 0 है, कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री तो 1 होती है, यानी डिग्री ऑफ एफ जी इज इक्वल टू 0। लेकिन डिग्री मल्टीप्लिकेशन में है तो आप उसको अलग अलग कर सकते हो, दिस डिग्री ऑफ दिस प्लस डिग्री ऑफ दिस इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, दो पॉजिटिव नंबर्स का सम 0 है, इसका मतलब दोनों ही 0 हैं, पॉजिटिव नहीं नॉन नेगेटिव, सॉरी, दो नॉन नेगेटिव चीज़ों का सम 0 है तो दोनों 0 हैं। एफ एक्स और जी एक्स क्या हो गया, इसका मतलब कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल, ऐसे पोलिनोमियल जिनकी डिग्री 0, यानी वो कैसे हैं, कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल। अब देखो एफ एक्स और जी एक्स किस टाइप के हैं, कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल, मतलब ये सिर्फ ए नॉट आएगा इसके अंदर, बाकी सबका कोफिशिएंट 0, इसके लिए कोई बी नॉट मिलेगा, बाकी सबका कोफिशिएंट 0। अब इनकी प्रोडक्ट क्या होगी, ए नॉट बी नॉट, और जो क्या है 1 के इक्वल है, ए नॉट बी नॉट की जो प्रोडक्ट है वो तो 1 के ही इक्वल है ना, क्यों, क्योंकि एफ और जी की मल्टीप्लाई भी 1 के इक्वल है, एफ एक्स इंटू जी एक्स 1 के इक्वल है, और एफ एक्स क्या है ए नॉट, जी एक्स क्या है बी नॉट, तो ए नॉट इंटू बी नॉट इज इक्वल टू 1। यानी कहने का मतलब क्या है, ए नॉट के लिए हमें कोई दूसरा नंबर बी नॉट इस टाइप से मिल गया कि उनकी मल्टीप्लाई 1 के इक्वल आ गई, तो ए नॉट क्या बन गया, यूनिट। तो हमने क्या लिया था कि जो ए नॉट है यानी एफ एक्स है, एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट है ना, यानी एफ एक्स हमने यूनिट लिया था इसके अंदर, लेकिन वो एफ एक्स यानी ए नॉट यूनिट आ गया आर के अंदर भी, तो हमारी थ्योरम फॉलो करती है। यानी जो आर के अंदर और आर एक्स के अंदर, यानी इंटीग्रल डोमेन विद यूनिटी के यूनिट्स और उससे बनने वाले पोलिनोमियल रिंग के यूनिट्स सेम होते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स दोनों उन, अगर इसके अंदर ए नॉट है और उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, यानी वो आर के अंदर यूनिट है तो वो आर एक्स के अंदर भी यूनिट होगा, उसके अंदर भी उसका कोई ना कोई मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो यहीं तक करते हैं और यहाँ से फिर हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।